नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बवाना में, चेयरमैन ऑफ द बवाना ऑफ इंडस्ट्रीज के मिस्टर प्रकाश चंद जैन जी। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी समस्याएं इनको देखने को मिलती हैं। तो आज हम इंडस्ट्रियल एरिया में क्या-क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं और जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है, उस विषय में हम इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिलती है, जैसे व्यापारियों को लेके समस्याएं हो गई, एमसीडी की तरफ से कुछ समस्याएं हो गई। तो आपको खासकर से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में क्या-क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? पहली बात तो बवाना की और सारी दिल्ली की और सारे भारत की सबसे मुख्य समस्या है कि जो कानून अंग्रेजों ने 1857 से लेकर के 1880 तक बनाए थे, वो 150 साल के बाद आज भी यूं की यूं चल रहे हैं। समय के हिसाब से जो परिवर्तन होना चाहिए था, 1947 की आज़ादी के पश्चात वो अपग्रेडेशन जो होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हो पाया है। पुराने कानून हैं, उन लोगों ने हमारी हरासमेंट के लिए वो कानून बनाए थे। हमारे रोजगार बंद हो जाए, हम अपने आप को इनएफिशिएंट माने, अपने आप को अपराधी माने, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने वो कानून बनाए थे। लेकिन जब 1947 के बाद नए काले अंग्रेज आए तो उन्होंने भी उन सब चीज़ों को यूं का यूं चालू रखा, उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया। हमारा परिवेश वही अंग्रेजों के जमाने वाला ही रहा। तो सबसे बड़ी समस्या तो कानून की है। कानून में क्या-क्या बदलाव होने चाहिए और कुछ समस्या बताइए जो आज भी कानून में हैं, कानून की तरफ से हैं? कानून में क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, कम से कम कई हजार कानून ऐसे हैं जो इंडस्ट्री पर लागू हैं, जिनका कोई औचित्य अब बचा भी नहीं है। और जो कानून इस वक्त एक्टिव पोजीशन में है, उसकी जो धाराएं हैं वो बहुत ही पुरातन दशा में है। आज आईटी का युग है, समय बहुत बदल चुका है। पिछले 150 वर्षों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। वो सब चीजें बदली जानी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे कहूं कि आज भी अगर एक मजदूर पुलिस के पास जाके कोई स्टेटमेंट देता है, उसको सत्य वचन माना जाता है। और एक 50 करोड़ रुपए का फैक्ट्री मालिक उस स्टेटमेंट के आगे मूर्ख है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उसको अपराधी मान लिया जाता है। ये बात 1857 में भी थी और आज 2023 में भी वही पोजीशन चल रही है। तो बिना सबूत देखे फैसला हो जाता है? फैसला नहीं होता, हरासमेंट चालू हो जाती है। फैसला तो कोर्ट करती है, लेकिन पुलिस के द्वारा हरासमेंट उसी वक्त चालू हो जाती है कि जैसे जो वो एम्प्लॉय कह रहा है वो सब कुछ ठीक है, हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है। तो पुलिस वाले कोई सबूत नहीं देखते कि मालिक क्या कह रहा है, उनके क्या कहना है और उनके पास क्या सबूत है, वो नहीं देखा जाता। आपको पुलिस का सारा स्ट्रक्चर पता है अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल सही। वो ये देखते हैं कि किससे वसूली की जा सकती है, वो उसको दबा देते हैं। सारे कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। जो पैसे दे सकता है, जिस कैपेबल है, उसको दबाया जाता है और वो मजदूर तो सिर्फ बहाना होता है। उस बहाने से फैक्ट्री मालिक को दबा, एक एमएसएमई की फैक्ट्री वाला जो पहले मजदूर ही था, अब वो फोरमैन से ऊपर थोड़ा सा आ गया, 2 4 5 आदमी लगा करके वो काम चला रहा है। उसको आज के कानूनों के बारे में क्या पता? क्या वो उतना पढ़ा लिखा तो है नहीं। पुलिस वाले जैसे उसको धमकाते हैं वैसे उनकी मर्जी में चल देते हैं। परेशान हो जाता है वो। ये कानून का सहारा लेता है ना पुलिस वाला। जी डर दिखाता है ना कानून का। जी बिल्कुल सही। आज भी वही 150 साल वाली बात है कि पुलिस डंडे से हमारे को हाँकती है। पुलिस हमारे मित्र नहीं है जो होनी चाहिए, जिसका विज्ञापन किया जाता है कि पुलिस हमेशा आपके साथ है। हमारे साथ तो है, लेकिन हमारा गला पकड़ने के लिए है। तो इसी तरीके की और बहुत सारी चीजें हैं। ब्यूरोक्रेसी हावी है, नेताओं को फुर्सत नहीं है देश को सुधारने की, और ब्यूरोक्रेसी के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं।
वो चाहते हैं कि ये ऐसे ही बना रहे, हम डरे ही रहे, हम अपराधी ही बने रहें, ताकि वो हमारा शोषण कर सकें, और हो रहा है। तो व्यापारियों को लेके और क्या समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं? देखिए, बवाना में सबसे ज्यादा समस्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ आग बहुत लगती है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। मुंडका में तो हाँ, खासकर से मैं मुंडका सुन में, रही हूँ। हाँ जी, मुंडका हो या बवाना हो, भवानी। प्रश्न ये है कि जो इन्होंने DSIDC ने हमारे प्लॉट काटे हुए हैं, उनमें पीछे बैक लेन ही नहीं है, जबकि रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कोठियों के पीछे बैक लेन होती है कि एग्जिट पॉइंट होता है, कोई हादसा हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो व्यक्ति पीछे से निकल जाए। यहाँ बैक लेन ही नहीं है, जो फंस गया वो वहीं मरेगा। ये तो सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो रिस्क फैक्टर है वो रेजिडेंशियल की अपेक्षा कई गुना होता ही है। माल की स्टोरेज होती है, बिजली के बड़े बड़े संयंत्र लगे होते हैं, कहीं भी कोई फॉल्ट हो सकता है, आग लग सकती है। आग लगेगी ही जब काम होगा, प्रोडक्शन होगा, तो आप 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं कर सकते। प्रयास कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगा सकते हैं, जगह जगह पावर कट लगा सकते हैं, जी, लगाते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी रात बिरात पीछे से जैसे कई बार बिजली इतनी ज्यादा आ जाती है, वोल्टेज इतनी भयंकर आ जाती है कि लाइनें सड़ जाती हैं, मीटर जल जाते हैं, वो फैक्ट्री में आग पकड़ लेते हैं। लेकिन वो सारी फैक्ट्रीज वन लाइन में बनी हुई है, एक टू लाइन में साइडेड है। है नहीं। हम्म। और आप कितना भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगा ले, कितना भी फायर एक्सटेंशन की समस्या सॉल्व करे, तो कई बार नहीं कर पाते इसी चक्कर में। जी, तो इसका आप क्या समाधान चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, इसमें बदलाव क्या होना चाहिए? नहीं, अब तो इसका कोई समाधान हो नहीं सकता। जब ये 1996 में ये प्लान किया गया था बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, उस वक्त हमारे से 7 कैटेगरी की एप्लीकेशंस मांगी गई थी। जैसे मान लो मेटलर्जी की अलग, इलेक्ट्रिक की अलग, प्लास्टिक की अलग, फूड प्रोसेसिंग की अलग, ये सब 7 सेक्टर बनने थे। 7 सेक्टर बनाए ही नहीं गए, दोबारा से वापस खिचड़ी बना दी गई। अब एक फैक्ट्री प्लास्टिक की है, एक कागज की है, एक फूड की है, एक किसी और चीज की है, एक किसी और चीज की है। अगर ये 7 सेक्टर अलग अलग सही तरीके से बना दिए गए होते, जैसे प्लान किए गए हैं, तो ये चांदनी चौक होता। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग चीज अलग-अलग। की एक्सपर्टाइज होती है यहाँ पर, तो उसमें सरकार के लिए उसको कंट्रोल करना भी बड़ा इजी हो जाता। मान लो प्लास्टिक की फैक्ट्रियां एक क्लस्टर में है, 1000 फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के लिए फायर फाइटिंग का इंतजाम करना, या वहां पे पानी की निकासी का इंतजाम करना, या वहां पर और कोई विशेष प्रबंध जो करने की आवश्यकता होती है, तो वो आराम से किए जा सकते थे। लेकिन अब अगर प्लास्टिक की एक फैक्ट्री यहाँ, एक दूसरी जगह, तीसरी और जगह, और आगे, तो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तो एक तरीके का इंतजाम नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है, कुछ चीजें ट्रेड स्पेसिफिक होती हैं। फूड इंडस्ट्री के लिए अलग से कोई चीजें चाहिए, जी, प्लास्टिक के लिए अलग चाहिए, अलग चाहिए। लोहे के लिए अलग चाहिए। अब क्योंकि हौच पौच कर दिया गया, तो जो स्पेशलाइजेशन का हमें बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक लाइन में जगह बनी हुई है तो आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, और उसमें आपके पास कितने भी उपाय हो आप वो नहीं कर सकते हैं। बट जब आग लग जाती है, उसके बाद ज़्यादातर जो ब्लेम है वो आता है व्यापारियों के ऊपर या फैक्ट्री के मालिक के ऊपर। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको ध्यान हो, 3-4 साल पहले यहाँ पर एक बड़ी आग लगी थी जिसके अंदर 19 आदमी जल करके मर गए जी, थे। आपको ध्यान है उसका कारण क्या था? जो पहला फायर फाइटिंग के लिए इंजन पहुंचा था वो 51 मिनट लग गए थे, जबकि वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हमारे ये फायर ब्रिगेड का स्टेशन बना हुआ है। नंबर 2, जब उनका पानी खत्म हो गया, उनको पानी के लिए फायर हाइड्रेंट ही नहीं मिले जहां से वो पानी रिफिल कर सके। मजबूरी में उनको नहर से पानी फिलअप करना पड़ा, नहर का रास्ता नहीं था, तो फायर टेंडर्स को वहां पहुंचने में और पानी ले जाने में बहुत ही वक्त जाया हो गया, जो क्रूशल टाइम था, और उस क्रूशल टाइम के जाया होने की वजह से ही वहां कैजुअलिटी ज्यादा हो गई। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी अर्ज करी कि पीछे सर्विस लेन नहीं थी, कोई भी मजदूर पीछे की तरफ निकल नहीं पाया, तो स्वाभाविक रूप से है कि जो सरकार की जो विफलताएं हैं उसका ठीकरा भी फैक्ट्री वाले के सिर पे ही फोड़ा जाता है। और जो हमारी अपनी विफलताएं हैं
स्वाभाविक रूप से हम माइक्रो इंडस्ट्री है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हमसे भी होती है, लेकिन मुख्य गलतियां, जो बड़ी गलतियां हैं, वो सरकार के द्वारा की गई हैं। आज तक वो फायर हाइड्रेंट दोबारा से चालू नहीं हुए। हम बहुत बार अधिकारियों को लिख के दे चुके, लेकिन वो फायर हाइड्रेंट पे कोई आज भी ध्यान नहीं दे रहा। आज भी अगर कोई आग लगेगी तो फायर हाइड्रेंट से पानी नहीं मिलेगा। और हमारे ऊपर जीएसटी भी है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स भी है, हमारे ऊपर बिलों की भरमार है। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, मेंटेनेंस का बिल है, हाउस टैक्स है, सीटीपी का बिल है। हम कितने बिल भुगतेंगे उस एक कमरे में? क्या सोने की सिल्लियां और रात को गिरेंगी? हमें जब आप स्पेस ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, इतनी भयंकर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी हमें स्पेस नहीं मिल रहा कि हम काम कर पाए, पैसा कमा पाए, तो हम आपके बिल कैसे पे करेंगे? हमारी समस्याओं पे कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अब केजरीवाल जी ने मिनिमम वेजेस तो बढ़ा दिए। अब हरियाणा में मिनिमम वेजेस 9,000 है, हमारे यहाँ 18,000 है। हरियाणा में बिजली 8 रुपए यूनिट है, हमारे यहाँ 13.5 रुपए यूनिट है। तो क्या हमारे यहाँ कोई हमारा प्रोडक्शन दुगने रेट में खरीद लेगा? वहां पर जमीनों के भाव 10,000 से लेके 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, यहाँ पे लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक पर स्क्वायर मीटर है। कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाई हुई है हमने। आप जब कंपैरिजन करेंगे हरियाणा के कंपैरिजन में या उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में, दिल्ली की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ता है। जी तो आप, हमारे लिए भी और उनके लिए भी, बाजार तो एक ही है बेचने के लिए। जी बिल्कुल सही। हमारी प्रोडक्ट भी वहीं बिकनी है, उनकी प्रोडक्ट भी वहीं बिकनी है। उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, और वो डालते ही जा रहे हैं, ऊपर डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बवाना का आप एग्जांपल ले लीजिए। जी पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 50 इंडस्ट्रियल एरिया है, उनमें से एक बवाना, एक नरेला, 2 इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर कंसेशनियर थोप दिया गया है। नगर निगम हमारे से हाउस टैक्स लेती है मेंटेनेंस के लिए, डीएसआईडीसी हमारे से 2.5% लीज रेंट लेती है मेंटेनेंस के लिए। अब डीएसआईडीसी फेल हो गई, वो काम नहीं कर पाई, उसने अपने ठेकेदारियां बिठा दिया। अब ठेकेदार भी हमारे से मेंटेनेंस के पैसे ले रहा है अलग से, वो सीटीपी मेंटेन करने के भी ले रहा है, वो पाइपलाइन भी मेंटेन करने के ले रहा है, रोड भी मेंटेन करने के पैसे हम ही दे रहे हैं। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बवाना के अंदर, एक एक इंच जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सब मेंटेन करने का उस सब को फाइनेंस हमें हमारे से लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है। क्या पूरी दिल्ली के अंदर बवाना और नरेला 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोगों की आमदनी ज्यादा है? यहाँ तो माइक्रो इंडस्ट्री है, सबसे छोटी इंडस्ट्री है, 100 मीटर वाली है। आप ओखला में देखो ना, जहाँ कई कई हजार गज के प्लाट हैं। आप नारायणा में देखो, कहीं और देखो, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज पहले के बने हुए हैं उनमें कई कई हजार बल्कि एकड़ों में प्लॉट है। उनसे तो नहीं लिया जा रहा है ये सब खर्चा जो हमसे लिया जा रहा है। तो आप बताइए कि हम कैसे सरवाइव करें? दिक्कत सरवाइव करने में ज्यादा आ रही है आपको? सरवाइव करने में परेशानियां बहुत ज्यादा परेशानी है। हम पहले माइक्रो इंडस्ट्री हैं, वो 5,000 गज वाला है, हम एक 100 मीटर वाले हैं। 100 मीटर वाले के ऊपर लोडिंग बहुत ज्यादा है, 5,000 वाले के ऊपर लोडिंग बहुत कम है, सिर्फ इसलिए कि उनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। मजदूरों को लेके क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है? मजदूरों के कानून मैंने अभी आपसे अर्ज किया, 1857 वाले बने हुए हैं, उनमें तब्दीलियां नहीं की गई हैं। हम किसी भी मजदूर को बाहर नहीं निकाल सकते, वो काम करे या ना करे। और अगर वो अपनी मर्जी से चला जाता है, कहीं दूसरी जगह काम पे लग जाता है और ब्लेम लगा दे कि बाबू ने हमें निकाल दिया, तो उसकी बात को सच मान करके हमारे ऊपर बड़े बड़े बिल क्रिएट हो जाते हैं, जिनसे पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक चीज और बताइए कि एमसीडी में सड़क को लेके समस्याएं देखी जाती है, वो आप ही को ही सॉल्व करनी पड़ती है जहाँ समस्या सड़क की होती है। तो एमसीडी में कूड़े को लेके कभी कोई समस्या आती है? जो कि आप फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री में जो होता है कूड़ा जो है, अब जगह जगह अगर घरों की बात करी जाए तो कूड़े के लिए एमसीडी के टेम्पोज आते हैं, पर यहाँ पे क्या आते हैं? मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे बवाना क्षेत्र में एमसीडी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, कूड़े को लेके कोई भी, ना कूड़े की, ना सड़क साफ करने की,
ना कोई मेडिकल की, ना कोई डिस्पेंसरी की, कोई भी सर्विस यहाँ प्रोवाइड नहीं हो रही। सिर्फ हाउस टैक्स वसूला जा रहा है हमारे से, वो भी 6 गुना रेट पे। अच्छा, तो आप कूड़े के लेके जैसे आपने समस्या बताया कि कोई भी एमसीडी तो कोई काम ही नहीं कर रही है, हाँ। ठीक है, बट कूड़ा सर कहाँ जाता होगा? जो कि फैक्ट्री में तो बहुत ज्यादा कूड़ा होता है, तो वो आप कहाँ जाता है सर फिर वो? हाँ, ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। जो डीएसआईडीसी ने ठेकेदार अपॉइंट किया हुआ है, जिसका नाम बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास ठेका है हमारा कूड़ा उठाने का। लेकिन उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो कूड़ा उठाने में आनाकानी करते हैं। वो कहते हैं हम 2, 5, 10 किलो कूड़ा तो उठा लेंगे, बड़ी क्वांटिटी में कूड़ा नहीं उठाएंगे। क्या रीजन बताते हैं ना उठाने का? वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है इंडस्ट्रियल कूड़ा उठाने की, वो एमसीडी पे डाल देते हैं। एमसीडी तो सबको पता है कि यहाँ काम ही नहीं करती। काम नहीं करती है सर, बट अगर प्राइवेट में बात करी जाती है, जैसे आपने बताया वो ज्यादा कूड़ा नहीं उठाते हैं, हाँ, तो जब कूड़ा ही ज्यादा उठाते नहीं है तो वो समस्या ये लगा देते हैं कि हम ज्यादा कूड़ा नहीं उठाएंगे, तो वो कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, करेक्ट सर, बट फिर वो कूड़ा जाता कहाँ है सर? अब ये तो इंडिविजुअल फैक्ट्री वाला अपना इंतजाम करता है कुछ ना कुछ, और जिन लोगों के यहाँ कूड़ा ज्यादा निकल रहा है वो यहाँ से ऑलरेडी शिफ्ट ही कर रहे हैं, परेशान होकर के भाग रहे हैं। कोई हरियाणा जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक नॉर्मल फैक्ट्री वाले को 10 लाख रुपए महीने का फर्क पड़ता है अगर आप बिजली और लेबर और मेंटेनेंस और हाउस टैक्स का हिसाब लगाएं तो, बिलों का हिसाब लगाएं तो। बिजली का बिल और नरेला जैसी इंडस्ट्रीज में कम है और यहाँ ज्यादा है? नहीं, नरेला और बवाना दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं जी। दिल्ली में बहुत ज्यादा है, हरियाणा में बिल्कुल। ये देखिए कुंडली बॉर्डर टपते ही बिल जो है 60 पैसे रह जाता है। वहाँ 8 रुपए यूनिट है, यहाँ 12, 12.5 रुपए यूनिट है। अब कैसे सरवाइव होगा? अब जो भी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको पावर गजलर बोला जाता है, जैसे प्लास्टिक की इंडस्ट्री है जिसमें पावर बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं मजबूर होकर। एक दिल्ली डीपीसीसी है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उसने भी हमारे को भयंकर रूप से परेशान कर रखा है यार, क्योंकि यमुना को साफ नहीं कर पा रही, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली सरकार को हड़काती है, तो दिल्ली सरकार डीपीसीसी को हड़काती है, डीपीसीसी हमें हड़काती है, जबकि हमारे यहाँ कोई भी पानी का काम नहीं हो रहा। हम पानी दे ही नहीं रहे, यहाँ हमें पानी मिल ही नहीं रहा। जो कंसेशनर है उसका काम है पानी देना, लेकिन वो पानी दिल्ली जल बोर्ड से खरीद ही नहीं रहा। खरीदेगा तो हमें देगा ना। जब हमारे पास पानी है ही नहीं तो हम छोड़ेंगे क्या? हमारे ऊपर पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर डीपीसीसी का कानून हमारे ऊपर लागू है। अब हम जरा सा कोई 2 किलो भी कूड़ा बाहर आ जाए तो हमारा 50,000 रुपए मिनिमम जुर्माना है। पर एमसीडी भी काम नहीं कर रही है और ऊपर से आपको कूड़े का भी जुर्माना है। अगर एक बाल्टी पानी बाहर गिर जाए ना तो 50,000 रुपए जुर्माना है हमारे ऊपर, और फैक्ट्री सील हो जाती है। उसको खुलवाने में फिर कई लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है, वो अलग खाता। बताया शिकायत है कि एमसीडी बिल्कुल काम नहीं करती। क्या पूरे बवाना इंडस्ट्री में कभी जाके एमसीडी पे आपने शिकायत करी है या लोगों ने शिकायत करी है? थब्बे के थब्बे रखे हैं चिट्ठियों के, हर मिनिस्टर से और एमसीडी के बड़े बड़े लोगों से हम मिल चुके, कानून में जा चुके, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि बवाना और नरेला क्षेत्र हमारे को हैंडओवर ही नहीं हुए, आज तक एमसीडी को हैंडओवर ही नहीं किए गए। तो उनसे पूछा नहीं? इलाके डीएसआईडीसी के पास ही है, और वो कहते हैं जब तक हमें हैंडओवर नहीं करेंगे तो हम इसमें इंटरफियर कैसे करेंगे। लेकिन हाउस टैक्स हमारे को कलेक्ट करने का अधिकार है, वो पार्लियामेंट का कानून है। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम शिकायतें आ रही है कि एमसीडी कार्य नहीं कर रही है। आप इसी तरह से बने रहिए और देखते रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज।